हमारा टॉपिक चल रहा था इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, और इसकी हमने बात की थी और शायद इन डेप्थ बात कर रहे थे कि किस तरीके से इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और किस तरीके से इसके खर्चे का रिकॉग्निशन होगा। मैंने जो भी पढ़ाया था मैं एक बार वापस से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर, देन अपने टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बेसिकली मैं बात करता हूं उस चीज की। मैंने बोला कि जो आपका इंड एस 102 है उसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी। मैंने बोला कोई कंपनी कोई गुड्स सर्विस या असेट्स ले रही है या सेटलमेंट कर रही है किसी लायबिलिटी का, और जो सेटलमेंट है उसकी लिए आप इन फॉर्म ऑफ शेयर, या तो आप शेयर इशू कर रहे हो या अपनी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर को बेस बनाते हुए कैश में सेटल कर रहे हो। यदि इस तरीके का सिनेरियो है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन को छोड़ दो, बाकी किसी ट्रांजैक्शन में यदि इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन दिखता है तो उस पर आपका इंड एस 102 यानी कि IFRS 2 अप्लाई होता है। इसकी हमने चर्चा की थी। फिर हमने इस सिनेरियो को यह भी बताया था कि ये बेसिकली आपके पास दो तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे। कंपनी है, यदि कंपनी किसी आउटसाइडर के साथ यानी कहें तो अदर देन एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन कर रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और विद एम्प्लॉय कर रही है तो क्या होगा। जब भी हम आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तो याद रहे हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस और असेट्स के बेस पर इशू होंगे। आउटसाइडर यानी अदर देन एम्प्लॉय के साथ जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पर कैश सेटल्ड पॉसिबल नहीं है, और यदि कैश सेटल्ड किया है आपने तो उसका दायरा यानी कि वो आपके इंड एस 102 में नहीं आएगा। यानी कि 102 में आने के लिए आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो कैश ना दे करके आपको इक्विटी देना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक मैंने बड़ी बारीकी से आपको डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है। जब हम बात करते फिर एम्प्लॉय की, मैंने यहां आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 दो एग्जाम्पल भी दिए थे, और मेरे हिसाब से आपके इसकी कंसेप्ट की बेहतरीन क्लियरिटी आपको वहीं पर ही आ गई होगी। अब देखो, अब आपको करना क्या है। विद एम्प्लॉय है, विद एम्प्लॉय के साथ जब करोगे तो तीनों प्रकार के सेटलमेंट पॉसिबल हैं। आप चाहो तो कैश में करो, बट ध्यान कैश का जो सेटल होगा वो होगा बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी हो सकता है और शेयर भी हो सकता है। शेयर कब बोलेंगे हम और ऑप्शन कब बोलेंगे हम, ये बात भी डिस्कस की है। और एक बार फिर बता दूं, जहां पर आपने ईपी रखा है, ईपी का मतलब है एक्सरसाइज प्राइस। यदि अपने शेयर आपने एट कंसेशनल रेट पर दिए हैं, यानी कुछ आप एम्प्लॉय से लेने वाले हो, जब शेयर इशू करोगे तो वहां पर आप हमेशा ऑप्शन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले से बोलते हो कि 2 रुपए देना तब शेयर मिलेंगे, तो सामने वाले के पास पैसा है या नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि देने की वजह से वो शेयर ही ना ले, तो वहां पर ऑप्शन है, वो चाहे तो लेगा चाहे तो नहीं लेगा। और शेयर जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे वहां पर शेयर कहलाएगा, ना कि ऑप्शन कहलाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब चीज फ्री में मिलती है तो कोई नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वहां पर कंपनी ये मान करके चलती है कि डेफिनेटली यहां पर शेयर क्या होंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज ही होंगे। वहां पर ऑप्शन एम्प्लॉय लेना ही पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर शेयर बोला जाता है, यहां पर आपको ऑप्शन बोला जाता है। जब ईपी दे रखी है तो आपका क्या कहलाएगा, ऑप्शन, और जब ईपी नहीं दे रखी है तो क्या कहलाएगा बेटा, शेयर। क्या कहलाएगा, शेयर। तो एट
फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, देन जो स्कीम है वो कॉल्ड कहलाएगी आपके लिए शेयर। क्या कहलाएगा बेटा? शेयर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय के साथ। तो एम्प्लॉय के साथ दोनों चीज पॉसिबल है। आप कैश में ले लो, बट कैश का बेस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगी। दूसरा केस के अंदर आप चाहो तो इक्विटी दे दो, इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विटी भी जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर की जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से। और लास्ट में अल्टरनेटिव भी आपके सामने। अल्टरनेटिव का मतलब है जब आपका एक्सरसाइज डेट है, बेस्ट डेट आएगी, तो बेस्ट डेट को आप खुद डिसाइड कर लेना कि आप इक्विटी लेना चाहो इक्विटी ले लो, और कैश लेना चाहो तो कैश ले लो। जैसे आपकी चॉइस वैसे कंपनी वहां पर क्या करेगी? सेटल करेगी। अब इनके अकाउंटिंग के तरीके और उनका प्रोसीजर, मेरा जो सेकंड पार्ट था विद एम्प्लॉय, ये मैंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन इसकी हेडिंग आप अब डालोगे और स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलिए यहां पर हेडिंग डालो क्या? पार्ट 2 या ए बी जो भी डल रहा हो, सीक्वेंस देख लेना आप लोग। पार्ट 2 शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय, विद एम्प्लॉय, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के साथ जब ट्रांजैक्शन करोगे तो क्या क्या सिनेरियो बनेंगे, मैं यहीं पर आपको एक ड्राफ्ट बनवा रहा हूं, एक फॉर्मेट बनवा रहा हूं, एक आपके लिए स्टेटमेंट बनवा रहा हूं, डायग्राम बनवा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना है और आराम चलना है। इस डायग्राम को हम 3 फेज में लेके चलोगे। इफ इक्विटी सेटल्ड तो क्या होगा? इफ कैश सेटल्ड तो क्या होगा? इफ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, इसको दूसरा नाम और है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव प्लान, इसको और बोलते हैं हम लोग ऑप्शनल प्लान। ऑप्शनल प्लान में यह कि चाहो तो आप इक्विटी, चाहो तो शेयर, आप बता देना। इसमें भी 2 सिनेरियो आते हैं, विद चॉइस ऑफ एम्प्लॉय, विद चॉइस ऑफ एम्प्लॉयर। यहां पर 2 चॉइस हो सकती है। एम्प्लॉयर की चॉइस दे दी गई कि आप जो चाहो करना, और एम्प्लॉय को चॉइस दी गई तो उसका सिनेरियो अलग देना। दोनों के अकाउंटिंग के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं, दोनों को डिस्कशन नहीं करने वाला मैं। ओनली फॉर विद चॉइस ऑफ एम्प्लॉय बात करूंगा, क्योंकि आपके कोर्स कंटेंट का यही पार्ट है। विद चॉइस ऑफ एम्प्लॉयर की बात जब करूंगा तो डेफिनेटली कुछ और तरीके की, बट अभी जो मेरे कोर्स कंटेंट का पार्ट है वो यही है। ठीक है, मैं विद एम्प्लॉयर की अभी चॉइस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग का प्रोसीजर अलग है, विद चॉइस ऑफ एम्प्लॉय की अकाउंटिंग का प्रोसीजर अलग है। यहां पर आईएफआरएस बोर्ड यानी कि स्टैंडर्ड बोलता है, क्योंकि कैश में सेटल ले रहे हो तो उसका जो ट्रांजैक्शन का नेचर होगा, जो सेटलमेंट का नेचर होगा, वो सेटलमेंट का नेचर आपका इक्विटी होगा। क्या होगा बेटा? इक्विटी, यानी कि ओनली इक्विटी। यदि आपने इक्विटी में सेटल करने का प्लान बनाया है, आपने इक्विटी का आपको सामने ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब आप ओनली फॉर और ओनली फॉर इक्विटी दोगे सामने वाली पार्टी को। ठीक है, वहीं पर यदि कैश सेटल्ड की बात करता हूं तो नेचर ऑफ जो सेटलमेंट है वो होगा आपका, क्या बताओ, क्या होगा? लायबिलिटी। क्या होगा बताओ ना। आपको कैश में सेटल्ड करना है तो आप ट्रीट ऐसे करोगे जैसे वो लायबिलिटी है, क्योंकि जैसे क्या करोगे, आपको कैश देना है, ऑब्लिगेशन है आपकी, और जब ऑब्लिगेशन जो कैश दोगे तो कैश का नेचर क्या हो जाएगा बेटा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का नेचर होता है वेरिएबल। तो कैश नेचर बताओ क्या होगा यहां पर? वेरिएबल।
क्या होगा बेटा, वेरिएबल। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलना, मैंने क्या बोला, आप कैश में सेटल करोगे, फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर का ऑब्लिगेशन तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, और लायबिलिटी क्रिएट होगी तो जो पहले कैश था, कैश पहले एसेट्स होता था, कैश का नेचर क्या होता है, असेट्स, आया ना, मुझे बताओ यस और नो, कैश का नेचर क्या होता है, असेट्स। आप गलत बोल रहे हो, कैश का नेचर फंजिबल होता है। क्या होता है बेटा, फंजिबल। फंजिबल का मतलब होता है उसका नेचर बदलता रहता है, डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है। इसलिए कैश इज ऑलवेज क्या होता है बेटा, वेरिएबल। उसका नेचर क्या होता है, वेरिएबल, घूमता है। ट्रांजेक्शन जिस टाइप का है, नाम उस कैश का वही ट्रांजेक्शन का नेचर बन जाएगा। तो यहां पर नेचर है इस सेटलमेंट का लायबिलिटी, और यहां पर इसका नेचर हो गया, कैश का नेचर क्या हो गया आपके पास, वेरिएबल। इक्विटी है तो नेचर ऑफ इक्विटी ये फिक्स्ड होता है। मुझे बताओ, इक्विटी शेयर का नाम कभी बदलेगा, इक्विटी जो ऑलवेज इक्विटी, चाहे आप इशू करो, चाहे किसी को सेटलमेंट के रूप में दो, कैसे भी पे करो, यानी कि किसी तरीके से कंपनी इक्विटी इशू करेगी या इक्विटी खरीदेगी, इक्विटी इज ऑलवेज इक्विटी, उसका नेचर कभी चेंज होगा ही नहीं, उसका नेचर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड। और जब उसका नेचर फिक्स्ड रहेगा तो इसका मतलब यहां पर जो नेचर ऑफ इक्विटी है वो यहां पर क्या आएगा, फिक्स्ड। सर इसका इंपैक्ट कहां आने वाला, बताएंगे बेटा, अभी आपको बस समझना है, ठीक है ना। यदि इक्विटी का नेचर फिक्स्ड है तो यहां पर इंडेस एज पर, मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, देख लो यहां पर क्या कर रहा बताओ, एज पर इंड एस 102 मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट। ध्यान रखना ये ऑलवेज है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जिस दिन आपने ऑप्शन दिया था, ग्रांट किए थे ऑप्शन, उस दिन आपका इक्विटी नेचर था, और इक्विटी का नेचर फिक्स्ड है, तो बोलता है कि जिस दिन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट को जो फेयर वैल्यू है उसी पर आपका ऑब्लिगेशन अराइज होगा। समझा, तो इसीलिए लिखा मैंने क्या, नेचर है इक्विटी, और इक्विटी का नेचर फिक्स्ड, और फिक्स्ड नेचर है तो यहां पर एज पर IFRS 2 इंडेस 102 बोलता है कि जो मेजरमेंट है आपकी ऑब्लिगेशन का, जो खर्चे का रिकॉग्निशन करना है, वो मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू होगा, और वो फेयर वैल्यू आपकी कब की लेनी है, आपको ग्रांट डेट की। इस बात खासा ख्याल रखना कि इक्विटी सेटल्ड में ग्रांट डेट फिक्स्ड रहेगी, जो ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू है वही आपकी फेयर वैल्यू का मेजरमेंट का बेस बनेगा। क्लियर है, यहां तक किसी डाउट है, नहीं, और होना भी चाहिए। अब आ जाओ आप इधर कैश सेटल्ड में। जब हम कैश सेटल्ड की बात कर रहे होते हैं, इसका बताओ क्या है, वेरिएबल नेचर है, तो यहां देखो क्या होगा, मेजरमेंट अंडर इंड AS 102 एट रिवाइज्ड फेयर वैल्यू एट ईच ऑफ वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड की ईच डेट को जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसी वैल्यू पर आप इसका मेजरमेंट करोगे। क्लियर है यहां तक। मैंने बोला इक्विटी है, इक्विटी का नेचर फिक्स्ड होता है, तो वहां पर आपकी जो ग्रांट डेट है उस डेट की जो फेयर वैल्यू होगी, खर्चे का रिकॉग्निशन उसी के हिसाब से होगा। ये आपका इंडेस 102 बोलता है। आपको एक चीज और नोटिस में दिला दूं, फेयर वैल्यू का मेजरमेंट एज पर इंडेस 113 के हिसाब से होता है, यानी कि IFRS 13 और इंडेस 113। लेकिन वहां पर 102 के प्रोविजन को बाहर निकाला गया है। बोला कि 102 की जो शेयर बेस्ड पेमेंट की जो लायबिलिटी का जो फेयर वैल्यू का मेजरमेंट है वो आपके इंडेस 113 के हिसाब से नहीं होगा, वो क्या होगा, इंडेस 102 यानी कि इंडेस 102 के हिसाब से होगा। क्लियर है। तो फेयर वैल्यू ये एक्सेप्शन है, फेयर वैल्यू का मेजरमेंट वैसे आपके इंडेस 113 के हिसाब से होता है, लेकिन वहां पर 102 की फेयर वैल्यू का मेजरमेंट नहीं होता है। उसकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट यहां बताया गया है, जो ये है। बोला गया इक्विटी सेटल्ड है तो ग्रांट डेट को जो फेयर वैल्यू चल रही है शेयर की उसी पर मेजर होगा। कैश सेटल्ड है, कैश का नेचर वेरिएबल होता है,
इसलिए जब जब सेटल करोगे, जब जब अपनी अकाउंटिंग करोगे, जब जब रिपोर्टिंग पीरियड आएगा, जब जब सेटलमेंट करेंगे, तब उस दिन की लेटेस्ट आपको क्या देखनी बेटा, आपको लेटेस्ट क्या देखनी बताओ, लेटेस्ट फेयर वैल्यू देखनी है। और लेटेस्ट फेयर वैल्यू का मतलब है जिस दिन मेजरमेंट कर रहे हो, जिस दिन आप ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, जिस दिन खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो, उस दिन जो मार्केट में वैल्यू चल रही है, जो फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करती है, उसी फेयर वैल्यू पर खर्चे का रिकॉग्निशन होगा। यानी कहें तो यहां पर आपके पास जब भी क्वेश्चन कैश सेटल्ड का होगा तो आपके पास बहुत सारी फेयर वैल्यू गिवन होंगी, तो वहां पर जब आप खर्चे का रिकॉर्ड करोगे जिस डेट को, उस डेट की फेयर वैल्यू ही कंसीडर करनी है। ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू आपके लिए इररिलेवेंट है। क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए अब यहां पर आ जाओ। यहां की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं दी। स्टैंडर्ड बोलता कि देखो बेहद आसान बात है, क्योंकि ये ऑप्शन है, चाहो तो इक्विटी ले लो, चाहो तो कैश ले लो। यहां पर इंडेस 102 बोलता है आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा कि आप डिसाइड करो कि इक्विटी का कितना सेटल्ड है। इक्विटी सेटल्ड होगा तो खर्चा कैसा होगा, कैश सेटल्ड करना पड़ा तो खर्चा होगा कैसे होगा। बोला पहले आप स्प्लिट करो कि भैया इक्विटी के हिसाब से क्या होगा और कैश के हिसाब से क्या होगा, फिर इस पर आप इक्विटी सेटल्ड प्लान के प्रोविजन लगा दो और इस पर आप कैश सेटल्ड के प्लान लगा दो। ये सिंपल और बेहद आसान है। मतलब कुछ नहीं बोला गया, स्प्लिट कर लो कि भाई इक्विटी का कितना है, कैश का कितना है, आपके पता लगा लिया कि भैया कैश में इतना करना है, इक्विटी में इतना करना है, तो फिर जो पोर्शन कैश का है उस पर कैश सेटल का प्लान लगा दो और जो पोर्शन आपका इक्विटी का है उस पर इक्विटी का ऑप्शन लगा दो। क्लियर है यहाँ तक कहानी? दोनों के सेटलमेंट का तरीका, इसकी अकाउंटिंग नहीं दी। बोला कि आपको जरूरत नहीं है, जब पता है दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करो और जो इक्विटी का कंपोनेंट है उस पर इक्विटी का प्लान लगाओ और जो कैश का कंपोनेंट है उस पर कैश प्लान लगा दो। बस खत्म। इतनी सी बात को आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड बोलता है। चलिए, क्या ये बात क्लियर है आपकी? यदि ये बात क्लियर है इसको नोट करो और फिर हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आ जाओ। अब हम हेडिंग डालेंगे पहले इसके अंदर। हेडिंग होगी हमारी क्या, इक्विटी सेटल्ड। आपके इस स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा पार्ट इसी का है। जितनी ताकत और जितना टाइम लगाना है इस पर लगाएंगे। इसके बाद जो दोनों प्लान है वो एक एक लेक्चर के अंदर खत्म होंगे। प्रोविजन भी सबसे ज्यादा इसी टॉपिक में है, कैंसिलेशन है, मॉडिफिकेशन है, ग्रेडिंग है, ठीक है ना, ग्रुप है, ठीक है ना, ग्रुपिंग का भी है, ग्रेडिंग का, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो वहां की बात हम इसमें करेंगे। इक्विटी सेटल्ड, आप इक्विटी सेटल्ड के अंदर दो तरीके हैं आपके पास। इक्विटी सेटल्ड में दो तरीके हैं। इक्विटी सेटल्ड का जो पहला वाला है वो हो सकता है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, दैट इज नो वेस्टिंग कंडीशन। क्योंकि यहां वेस्टिंग कंडीशन इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आप जो सर्विस दे चुके हो, जो चीज आप सप्लाई कर चुके हो वो हो चुका है, आपकी ऑब्लिगेशन आज ही है, तो आज आपको इमीडिएटली सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट। दूसरा है बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडीशन या फ्यूचर वेस्टिंग कंडीशन। इसमें आपके पास कंडीशंस होंगी, फ्यूचर में जो कंडीशंस है वो आपके पास दे रखी होंगी, तो यहां पर आप कंडीशन अटैच होंगी। कहूं तो यहां पर लिख दूं मैं अटैच्ड वेस्टिंग कंडीशन। यहां मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं
पास्ट पर बेस, क्योंकि इस केस के अंदर आपका कोई भी ऑब्लिगेशन होगा नहीं, तो मैं कहता हूं यहां पर नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, दैट इज इमीडिएटली क्या करोगे, एक्सरसाइज्ड। पास्ट पर बेस्ड है तो यहां पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय का लोचा नहीं होगा, क्योंकि सर्विस तो दे चुके, काम तो तुम कर ही चुके हो। जब आप काम कर चुके हो तो अब ओनली पर फल मिलना है। तो मुझे बताओ क्या कोई फल छोड़ेगा? आंसर नहीं, कोई भी फल नहीं छोड़ेगा। इसलिए यहां एंट्री होगी क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या होगी बेटा, यहां पर सीधी एंट्री जो भी होगा डायरेक्टली हिट होगी, इसके अलावा और कोई एंट्री होगी नहीं इसके अंदर। खर्चा है पीएल में ट्रांसफर कर देना, बाकी पीएल के खर्चे की आपके स्टडीमेट में एंट्री नहीं दे रखी है। सीएमए वाले बच्चों के स्टडीमेट में नहीं है, लेकिन सीए वाले बच्चों के स्टडीमेट में चीज है, पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री। एक डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको डिटेल्ड अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर, डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर। आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं, वन बाय वन जितना भी होगा उसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ डिटेल्ड अकाउंटिंग में क्या होगा। डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होने वाला है। डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर में ज्यादा अंदर जाने से पहले कुछ चीजें आपको डायग्राम के थ्रू समझनी है। वो डायग्राम बेहद ही आसान है और बड़ा ही मजेदार भी है। ये आपके पास एक टाइमलाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक टाइमलाइन। ये एक टाइमलाइन है आपके पास, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। कंपनी ने बोला कि ठीक है आपको 3 साल तक, 4 साल तक, ईयर 4 हमारी कंपनी में काम करना है, और यदि 3 साल तक आपने किया, उसके 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, क्या सर ये टाइम फिक्स है? ना बाबा ना, ये टाइम हो भी सकता है कि क्वेश्चन दिया हो और हो भी सकता है कि क्वेश्चन ना दिया हो। तो सर क्या करना क्या है बेटा, ये डिपेंड ऑन कंपनी की पॉलिसी। यदि कंपनी में आपके लिए टाइम दे रखा है, जो जितना कंडीशनल टाइम है उसके बाद जो दे रखा है वो दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो अब इसी डेट को आप सेटलमेंट करोगे। ठीक है, ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, इस पीरियड को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते बेटा इसको, वेस्टिंग पीरियड। मैंने यहां बोला कि 3 साल 4 साल तक काम करना है। ये जो बोला क्या करना है भाई 4 साल में, इसको बोलते कंडीशंस। वेस्टिंग पीरियड में क्या होगी बेटा अटैच,
अटैच में होती है कंडीशन वेस्टिंग पीरियड में, ये बेस्ड ऑन रिटेंशन हो सकता है और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, ये जो वेस्टिंग पीरियड है, इस वेस्टिंग पीरियड के अंदर आपको 4 साल तक क्या करना है, कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी है। वो कंडीशन आपकी रिटेंशन पर बेस्ड हो सकती है, कंडीशन आपकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड हो सकती है। रिटेंशन का मतलब है आप 4 साल तक हमारी कंपनी में रोके रहो, बस आपको 4 साल तक काम करना, जैसे करते हैं वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जाना नहीं है, छोड़ के नहीं जाना, उसको बोलते हैं रिटेंशन बेस्ड। दूसरी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। क्या होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस के अंदर आपके पास इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर, in respect of return, cost reduction, earning, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। यहां पर परफॉर्मेंस दिखानी, आपकी परफॉर्मेंस इतनी हो गई तो हम दे देंगे इसके दौरान, ठीक है। यदि आपने हमारी कॉस्ट इतनी तक कम कर दी तो दे देंगे, वो परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। कुछ है परफॉर्मेंस से लिंकेज नहीं है, उनका डायरेक्टली होल्डिंग पर है कि भैया कुछ मत करो, आप तो बस कंपनी में काम करते रहो, आप रुक जाना बस 3 साल तक, आप 3 साल तक रुक गए तो हम आपको ये दे देंगे, ठीक है। तो ये वाली बात है, इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। ये जो बेटा डेट है ना आपकी, इसको बोलते हैं वेस्ट डेट, वेस्ट डेट, डेट ऑफ वेस्ट। इफ यदि ये एक्सरसाइज पीरियड दे रखा है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सरसाइज पीरियड। यदि इफ गिवन, इससे 2 पार्ट बना दूं मैं, इफ गिवन देन exercised within exercise period, और यदि नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं एक्सपायरी ऑफ ऑप्शन। यहां के बाद आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आपके एक्सपायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सपायर, इसको लैप्स डेट ही बोलते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन नहीं है कि अब आप उसको ले पाओ, इसके बाद आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म, इसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। यदि इफ नॉट गिवन, यदि गिवन नहीं है क्या एक्सरसाइज पीरियड, देन बेस्ड डेट, यही क्या कहलाएगा आपके पास बताओ, एक्सरसाइज डेट। ध्यान से देखना बेटा, मैंने यही बोला, यदि नहीं दे रखी है तो आपकी बेस्ड डेट ही बन जाएगी एक्सरसाइज डेट। यही बन जाएगी आपकी, ठीक है। यदि एक्सरसाइज पीरियड दे रखा है तो इस पीरियड के बीच में आपको अपने ऑप्शन को क्या करना है, एक्सरसाइज। और यदि ये पीरियड नहीं दे रखा है तो जो बेस्ट डेट है आपकी यही बन जाएगी आपकी एक्सरसाइज डेट। आपको इस डेट के बाद यही आपका एक्सपायरी डेट बन जाएगी और यहां के बाद अब आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड। क्लियर है, ये क्लियर समझ में आ गया यहां तक आपको? कोई और कोई पीरियड है क्या? और ये जो डेट थी यहां वाली, जो आपका y0 था,
इसको बोलते ग्रांट डेट। क्या बोलते बताओ इसको हम? ग्रांट डेट। और एक चीज और बता देते हैं आपके लिए पूरे चार्ट के अंदर, आपने जो देख रखा है ये, आपने जो देख रखा है कौन सा वाला बताओ? ये वाला, ये वाला, यहां से लेकर के, यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक, एक्सपायरी डेट तक, इसको बोलते एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑप्शन। क्या बोलते बेटा इसको बताओ? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑप्शन। ये चार्ट पूरा समझ में आ गया हो तो मुझे बताओ, पूरी जो टर्म्स दे रखी हैं सारी सारी अंडरस्टैंड हो गई हो तो हम फिर आगे की बात सोच सकते हैं। नहीं है तो उसको फटाफट एक बार नोट करो और फिर हम इसे थोड़ा आगे और समझाते हैं। इनकी जो चीजें, जो टर्म्स निकल करके आई हैं, इन एक एक टर्म्स को अब हम एक्सप्लेन भी करना स्टार्ट करेंगे। चलो अब ये सारी बातें लिख लो जो मैंने आपको यहां पर कराई है। जो बातें मैंने लिखाई है वो एक बार फटाफट से नोट करो, मैं बोल रहा हूं आपके लिए। लिखिए ग्रांट डेट, लिखिए ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब क्या है? ऊपर जो टर्म्स यूज की हैं लिखो, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब क्या है? ग्रांट डेट का मतलब क्या है? ग्रांट डेट मीन्स, ग्रांट डेट मीन्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू देखो, फेयर वैल्यू के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑब्लिक ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑब्लिक ऑप्शन shall consider at grant date, at grant date। इसको मैं थोड़ा सा और आपको कुछ और लिखाना चाहता हूं फेयर वैल्यू में, वो भी साथ में आपको लिखना है। फर्स्ट डिटरमाइंड या और कंसीडर फेयर वैल्यू ऑफ, ये तो होगी नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन या कहें तो शेयर्स। इफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स और ऑप्शन आर नॉट डिटरमाइंड, then intrinsic value will consider, intrinsic value will consider।
और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? ये निकलेगी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस करना है आपको एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शन। ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहने वाली, हमेशा पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा और हमेशा रहने वाली है ये। क्या हो गया? पहली प्रायोरिटी रहने वाली ये नहीं तो फिर जाओगे यहां, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। एसबीपी में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती है। शेयर बेस्ड पेमेंट इन इंड एस 102 में प्रॉब्लम तभी आएगी जब आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि मोटा कैलकुलेशन तो है नहीं उसमें, कुछ मोटा कोई भी कैलकुलेशन नहीं, बहुत आसान है। देखिए जो छोटी छोटी बातें हैं जैसे ये है, मैं आपको एक स्टडी मेट में क्वेश्चन भी बताऊंगा जहां पर आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू को ना करके यहां रखा गया है। एक चीज और इसी के साथ लिखो आप, एक चीज मैं और अटैच कर देता हूं, एक चीज और अटैच कर देता हूं मैं। इन केस ऑफ, दो केसेस होंगे, इसी में पॉइंट डालो बेटा, इसी के अंदर चल रहा है, यानी कि ये फेयर वैल्यू का ही है। इफ ईपी गिवन देन वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट एज अबव, जैसे हमने ऊपर निकाली है। इफ ईपी नॉट गिवन देन इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल मार्केट प्राइस, ये भी लिख लो आप। लिखने की बात तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद होती है बच्चों से कि नालायक कहीं के कुछ ना कुछ गलतियां तो करते हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो लिखाने लायक थी, लेकिन फिर भी उनमें नोट करवाया है, क्योंकि बच्चों के लिए एक चीज, हर चीज लिखाना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखना पड़ेगा कि आपके पास ईपी दे रखी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू पहले ये देखोगे, ये नहीं फिर इंट्रिंसिक, सॉरी पहले ये देखोगे, ये दे रखा है तो ठीक है, तो फिर आप यहां आओगे तो यहां पर आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकलेगी। और ईपी नहीं दे रखी है और ये दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये रुक जाएंगे। लेकिन उस केस के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू पर बात पहुंचती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होगा इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू मार्केट प्राइस, क्योंकि यहां पर ईपी 0 होगा। ऊपर ईपी 0 है, और जब ऊपर ईपी 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मार्केट प्राइस इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है कहानी तक? चलिए हम आगे और भी बातें करूंगा फेयर वैल्यू के बारे में, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपको कंफ्यूजिंग करने वाला है वो कंफ्यूजन आपको यही बढ़ेगा कि हमें एक्स फेयर वैल्यू का मेजरमेंट क्या करना है। ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू का मेजरमेंट इंडेक्स 102 में ही दे रखा है, जो कि एसबीपी पेमेंट ट्रांजैक्शन पर बेस्ड होता। तो आगे लिखो इसमें फेयर वैल्यू का तो मैंने यही खत्म कर दिया, आगे जब कहानी और आगे तो बताएंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट लिखो, एक हो गया ग्रांट डेट, दूसरा होगा फेयर वैल्यू, नेक्स्ट हो गया वेस्टिंग पीरियड। बताओ वेस्टिंग पीरियड क्या था? वेस्टिंग पीरियड क्या था? वेस्टिंग पीरियड क्या था? वेस्टिंग पीरियड मतलब है फ्रॉम ग्रांट डेट टू ग्रांट डेट टू डेट ऑफ वेस्ट।
डेट ऑफ वेस्ट during this period required fulfilled wasting condition by एम्प्लॉय। यानी कि ग्रांट डेट से लेकर के डेट ऑफ वेस्ट तक ये जो पीरियड है इसी को बोलते वेस्टिंग पीरियड। इसमें रिक्वायर्ड है, जिस एम्प्लॉय को हमने दिया है ऑप्शन, उस जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। जिस पीरियड में एम्प्लॉय को कंडीशन सेटिस्फाइड करने की रिक्वायरमेंट है उसी पीरियड को बोलते हैं हम क्या, वेस्टिंग पीरियड। अब लिखो वेस्टिंग डेट क्या होती है, ये डेट ही तो थी वेस्टिंग डेट, तो लिखो वेस्टिंग डेट क्या है। वेस्टिंग डेट वेस्टिंग डेट के अंदर का मतलब है जिस दिन एम्प्लॉय को राइट मिल जाए कि भैया अब आप ऑप्शन ले लो, तो लिखो इसमें डेट एट विच एम्प्लॉय गेट राइट, एम्प्लॉय गेट राइट टू सब्सक्राइब द ऑप्शन और शेयर। जिस डेट को राइट मिल जाए, किसको, एम्प्लॉय को, कि भैया अब आप अपने शेयर लेके जा सकते हो, ऑप्शन ले सकते हो, आपने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, या मैं कहूं एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड, वही आपकी बेस्ट डेट है। जिस दिन आपको अधिकार मिल गया वही डेट आपकी वेस्टिंग डेट कहलाएगी। जिस दिन राइट मिल गया वही डेट आपकी वेस्टिंग डेट है। अब लिखो एक्सरसाइज पीरियड, हमने इसकी भी चर्चा की थी। एक्सरसाइज पीरियड बताओ क्या है। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब क्या है, आपको डेट ऑफ वेस्ट पर क्या मिलेगा, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया गया है, उस टाइम स्लॉट के अंदर आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो लिखो पीरियड, लिखिए पीरियड पीरियड during which shares can be subscribed by employee। इस डेट को राइट मिल गया, इस डेट से लेकर के पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको एक राइट है कि भैया आप सब्सक्राइब तभी कर लेना इसके बीच में, उसी को बोलते हैं क्या हम, एक्सरसाइज पीरियड। और लास्ट लिखा हुआ है क्या, एक्सपेक्टेड टू बी लाइफ ऑफ ऑप्शन। इसमें लिख लो फ्रॉम ग्रांट डेट टू एक्सपायरी डेट ऑफ ऑप्शन। ग्रांट से लेकर के जहां एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया वहीं पर है आपका लैप्स।
इनको आप एक बार नोट करो और कोई दिक्कत हो तो पूछो। ये आपका बेसिकली लिटरेचर हो गया यहां पूरा। अब हम बात करेंगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि भैया अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी और इसका मेजरमेंट कैसे होगा। अब आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो गया। अभी आपका इक्विटी सेटल्ड का बेसिक के प्रैक्टिकल चलेगा, फिर आपके मॉडिफिकेशन चलेंगे, फिर आपके मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन का चलेगा, फिर ग्रेड वाला चलेगा, फिर ग्रुप वाला चलेगा। ठीक है ना, इसी में है जितना भी आपको दिमाग लगाना है, जितना टाइम स्पेंड करना है वो आपको इसी में करना है। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की, क्योंकि इसके बाद के जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी सेटलमेंट हैं वो बेहद आसान हैं। ठीक है, मिलते बेटा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी, और नहीं आए तो बताइएगा डेफिनेटली। आपके सामने नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट डालिएगा, अच्छा लगे तो बिल्कुल, और यदि बेकार लगे तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी हमें डेफिनेटली, हम आपके पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।